ये साथ के साथ नोट करते जाओ मेरे साथ साथ ही, ठीक है ना। पहले मैं बना रही हूँ दोनों प्रकार की शाखाएं, तो नोट करते जाओ साथ में, फिर समझेंगे। दो में डिवीजन करना है, सैद्धांतिक शाखाएं और अनुप्रयुक्त शाखाएं। पहले सैद्धांतिक में लिख रही हूं मैं। ये मनोविज्ञान है, ये कंप्लीट लिखना चाहो तो लिख लेना ना, आधे में भी चलेगा।
ये सब तुमको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि सैद्धांतिक शाखाएं कौन सी होती हैं और अनुप्रयुक्त शाखाएं कौन सी होती हैं। लिख लिया। देखो, अब तक हमने ये बात की कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। ये भी बात कर ली कि व्यवहार में सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब थोड़ा इमेजिन करके देखो, कल्पना करो कि मनुष्य के व्यवहार की अगर हम बात करें, दूसरे प्राणियों को तो छोड़ दो, यद्यपि मनोविज्ञान में सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन शामिल है, ठीक है, लेकिन फोकस किस पे होता है? मनुष्य पे ही होता है, ठीक है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि आज मनुष्य कहाँ कहाँ किस किस जगह जाकर के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तुम एज ए स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हो, मैं एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोई डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, कोई मरीज है, बीमारी झेल रहा है, ठीक है। कोई इंजीनियर है, बिल्डिंग बना रहा है, कोई इंजीनियर कोई दूसरे प्रकार का इंजीनियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है। कोई नेता है, वो अपने तरीके के काम कर रहा है, कोई फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो अपने तरीके के काम कर रहा है, कोई सेना में है, वो देश की सेवा कर रहा है, बॉर्डर पर है। लेकिन अगर हम वैरायटी सोचेंगे कि कितने विविधतापूर्ण भूमिकाएं मनुष्य निभा रहा है और हर भूमिका किसी न किसी रूप से उसकी क्रिया है यानी कि व्यवहार में शामिल है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये इतना विस्तृत क्यों है, इतना वाइड सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसे हर जगह लागू किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। इसे क्लासरूम में भी लागू किया जा सकता है, इसे कंपनी के कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं वहां भी लागू किया जा सकता है, इसे विद्यालय की परिस्थितियों में भी लागू किया जा सकता है, तो इसे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स वहां पर भी लागू किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान की उपयोगिता हर क्षेत्र में है, क्योंकि हर जगह मनुष्य ही तो काम कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार वहां पर शामिल है। और व्यवहार शामिल है तो ये एक ऐसा विषय जो व्यवहार का अध्ययन करता है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिस चीज से फायदा है वो फायदा तो लेगा ना। तो इस क्षेत्र में यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने भी अध्ययन हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है और उस उपयोगिता को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया जाता है। तो इस आधार पर वास्तव में मनोविज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ शाखाएं क्या कहलाती हैं? सैद्धांतिक शाखाएं, और अन्य शाखाएं क्या कहलाती हैं? अनुप्रयुक्त शाखाएं, थ्योरेटिकल ब्रांचेस और अप्लाइड ब्रांचेस। अब जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल ब्रांचेस की, तो कुछ शाखाओं में सिर्फ शोध और अध्ययन के कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी भी विषय में शोध होता है, अध्ययन होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में होता है। तो रिसर्च एंड थ्योरी डेवलपमेंट का काम जिन शाखाओं का है उन्हें किस में रखा जाता है? सैद्धांतिक शाखाओं में। अब यहाँ ये लोग जो भी अलग अलग शोध कर रहे हैं, जो भी सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, अब ये साइकोलॉजी की एक एडवांटेज हो गई कि अलग अलग शोध करके अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण हो रहे हैं, फिर उनको अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। और विभिन्न क्षेत्रों में जब मनोविज्ञान को लागू किया जाता है तो हम बात करते हैं किन शाखाओं की? अनुप्रयुक्त शाखाओं की, यानी अप्लाइड ब्रांचेस की। कुल मिला के याद ये रखना है कि ये दो अलग अलग प्रकार की शाखाएं जो हैं उनका एक यही बेस है कि इन शाखाओं में तो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शोध और अध्ययन का कार्य होता है, लेकिन अनुप्रयुक्त शाखाएं वे शाखाएं हैं जिनमें सैद्धांतिक जो शाखाओं ने कार्य किया है उनको वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग में लिया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में उन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अब मैम हमारे प्रश्न कैसे आते हैं? तो एक जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है वो तो ये कि निम्नलिखित में से कौन सी सैद्धांतिक शाखा नहीं है? 3 नाम यहाँ से दिए, एक कौन सा मिक्स कर दिया? यहाँ से मिक्स कर दिया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन बनाना, यहाँ कंफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। इसका अपोजिट दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रयुक्त शाखा नहीं है? 3 यहाँ से दिए, 1 यहाँ से दिया। सिमिलरली इनमें से कौन सी सैद्धांतिक शाखा है या इनमें से कौन सी अनुप्रयुक्त शाखा
है। ठीक है, उसके अलावा कई बार स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन ऐड अप कर देते हैं जब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या मनोविज्ञान की प्रकृति से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे रिसेंटली जो ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक कथन दिया था, कथन था कि विकासात्मक मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान एक ही हैं। ठीक है, यहाँ से विकासात्मक मनोविज्ञान का ही दूसरा नाम बाल मनोविज्ञान है। अब भाई दो अलग अलग शाखाएं, यानी कुछ अंतर तो होगा, एक का ही दूसरा नाम नहीं है, आपने दो अलग अलग पॉइंट पे लिखा है, यानी दो अलग अलग ब्रांचेस है। हाँ, कुछ कॉमन जरूर हो सकता है इन ब्रांचेस में, वो एक अलग बात है, लेकिन ये दोनों ब्रांचेस एक ही तो नहीं है। इतनी सी बात को वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना होता है कि नहीं, दो हमने अलग अलग शाखाएं लिखी है और कथन में लिखा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान एक ही है, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, देखो अब ये सारी ब्रांचेस ना तो आपको पढ़नी है और ना ही आपको पढ़ाने का कोई फायदा है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कहाँ से है, मेनली एजुकेशनल साइकोलॉजी से। जो विकास वाला चैप्टर आता है आपका, वो आपका बाल मनोविज्ञान या बाल विकास करके है, वहां से इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बट इनको अगर थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि किसमें क्या किया जाता है तो हेल्पफुल रहता है। तो मैं जस्ट बोलूंगी, सुन लो, इसको हम पूरी एक एक शाखा को डिटेल में लिखेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहली शाखा मैंने क्या लिखी है, सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, ये सबसे बेसिक, सबसे मूल शाखा होती है मनोविज्ञान की। जब कोई फॉर्मली, औपचारिक रूप से मनोविज्ञान पढ़ना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। जैसे मान लो कोई 11th में एज ए सब्जेक्ट लेता है साइकोलॉजी को, तो उसको क्या पढ़ाते हैं, जनरल साइकोलॉजी। 11th 12th में नहीं पढ़ा, मान लो किसी ने BA BSc में पहली बार लिया है, तो BA BSc में पहला पेपर, फर्स्ट पेपर हमेशा क्या होता है, जनरल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, तो मनोविज्ञान की सामान्य अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है, बहुत डेप्थ में नहीं दी जाती हैं कि लर्निंग क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है, चिंतन या थिंकिंग क्या होता है, इन सबको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया जाता है। मनोविज्ञान विषय क्या है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा परिचयात्मक रूप से शामिल किया जाता है, और वो शाखा ही क्या होती है, जनरल साइकोलॉजी। अब वास्तव में सैद्धांतिक शाखाओं में जो अन्य सभी शाखाएं निकली हैं वो इसी से एक प्रकार से डेवलप हुई है। जनरल साइकोलॉजी में से विशिष्टता जब हम लेते गए कि हाँ, जनरल साइकोलॉजी में व्यक्तित्व को पढ़ा जाता है, पर व्यक्तित्व को अलग से डेप्थ में पढ़ा जाने लगा तो एक नई शाखा बन गई जिसका नाम व्यक्तित्व मनोविज्ञान होता है। नंबर फिक्स नहीं है, जो अपन ने नाम लिखे हैं ना, ये निश्चित नहीं है, मैंने वो लिखे हैं जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, साइकोलॉजी की शाखाएं या ब्रांचेस जो हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। किसी ने अगर किसी किताब में गलती से पढ़ लिया हो कि 14 शाखाएं हैं या 24 शाखाएं, तो वहाँ गलत लिखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है, बढ़ता हुआ विषय है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ता है नई ब्रांच बन जाती है। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि हर 3, 4, 5 साल में एक नई ब्रांच उभर के आ रही है। अप्लाइड में तो नई नई जगह अप्लाइड, एरोस्पेस साइकोलॉजी भी एक ब्रांच बन गई है। ठीक है, एरोस्पेस में जो काम होता है कि भाई स्पेस में जाते हैं ना लोग रिसर्च के लिए अपना, ठीक है, जिस भी तरीके से जाते हैं, तो वहां पर व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे क्या है, उसके लिए अलग से रिसर्च होने लग गया है, वो अलग शाखा बन गई है। हमने जो लिखी है ये मोस्ट कॉमन ब्रांचेस, जो जनरली आपके पेपर में नाम अगर क्वेश्चन आता है तो लिंक करके आएगा, अगर पूछते हैं तो। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 बार पूछ लिया है, संभावना उतनी बनती नहीं है पूछने की। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सी अनुप्रयुक्त है या कौन सी सैद्धांतिक है। ठीक है, पर मे भी रिपीट भी होते हैं कई बार क्वेश्चन, पूछ ले तो उस लिहाज से आपको सारी का पता होना चाहिए। तो सामान्य मनोविज्ञान सबसे मूल शाखा है जिसमें मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणाओं से परिचय करवाया जाता है। दूसरी शाखा कौन सी आ गई, असामान्य मनोविज्ञान। जब हम बात करते हैं सामान्य मनोविज्ञान की, तो यहाँ मनुष्य के सामान्य व्यवहार से संबंधित अवधारणाएं होती हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि कई बार व्यवहार में असामान्यता भी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी एबनॉर्मलिटी इन बिहेवियर भी देखने को मिलती है। हाँ,
परसेंटेज कम है, नॉर्मल लोग ज़्यादा है ऑब्वियसली, नहीं तो दुनिया कैसे चलती अब नॉर्मल ज़्यादा होते तो, ठीक है ना। तो सामान्य लोग, सामान्य व्यवहार वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका व्यवहार किसी विकार से ग्रसित होता है, कोई डिसऑर्डर होता है, तो उनके व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा असामान्य व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, और असामान्य व्यवहार यानी जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रसित जो रोगी होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किसमें शामिल होता है? असामान्य मनोविज्ञान। सिंपल है, नाम से ही लिंक हो रहा है यहाँ पर। तीसरी जो शाखा है उसका नाम है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। हम में से सभी समाज में रहते हैं, हम पार्ट हैं सोसाइटी का, एंड ऑब्वियसली एक बच्चा किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है, और जन्म के बाद से ही उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जब हम सामान्य मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनुष्य के व्यवहार को एक व्यक्ति के रूप में समझा जाता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि, ठीक है, उसकी चिंतन की क्षमता, उसकी कार्य करने की क्षमता, उसकी खाने की आदत, इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। लेकिन एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जब वो किसी समूह का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे एक कल्पना करके देखो कि एक तो तुम अकेले रूम में बैठे हो, अपना कुछ पढ़ रहे हो कुछ भी, तो कैसे भी बैठ जाओगे, ऐसे लेट गया, ठीक है, बेड है, एक टांग ऊपर करके हम लेटे हैं, ऐसे किताबें लेट जाते हैं, ठीक है। क्यों? कोई नहीं है आसपास। यहाँ तो भाई बहुत जो हमारे फैमिली के लोग होते हैं उनके सामने हम इतने कंफर्ट जोन में होते हैं, यहाँ हम अकेले होते हैं तब होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्लास में ऐसे टांग ऊंचे करके बैठोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, समूह व्यवहार के रूप में वो स्वीकार्य नहीं है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं व्यक्ति के व्यवहार की, तो समूह का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी आसपास लोग हैं या नहीं हैं, इस बात का हमारे व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक मनोविज्ञान वो शाखा है जिसमें व्यक्ति के ये जो व्यवहार पर समाज का प्रभाव पड़ता है, इसका ही अध्ययन किया जाता है। यानी सामूहिक परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार, इसका अध्ययन कहाँ होता है? सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्राणी में जीवन पर्यंत परिवर्तन आते रहते हैं। जीवन पर्यंत यानी हम बात करें जीवन की शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक। जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये जन्म से नहीं होती है, जन्म से पहले से यानी गर्भधारण से ही हो जाती है, ठीक है। तो गर्भधारण से लेकर के और कहाँ तक? डेथ तक, मृत्यु तक, हर प्राणी में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। अब कुछ परिवर्तन तो बहुत इजी है देखना, आप अपने आप में ही चेंजेस देखते हो ना, विद एज आप में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। चलो छोटे का तो तुमको याद नहीं हो, लेकिन बड़े होने के बाद जब हम समझदार होते हैं तो भी हमको हमारे चेंजेस पता चलते हैं, ठीक है। और ये चेंजेस लाइफ टाइम आते जाते हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ मनुष्यों में ही आते हैं, सभी प्राणियों में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो डॉग का पपी है वो जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत परिवर्तनों की एक श्रृंखला जारी रहती है जिसको विकास का नाम दिया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया का गर्भधारण से लेके मृत्यु तक होने वाले परिवर्तनों का मनोविज्ञान की एक शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसका नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। अब इसी शाखा से एक नई शाखा बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, ऑल्दो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जो मेजर चेंजेस होते हैं, मुख्य परिवर्तन होते हैं, वो जीवन के शुरुआती काल में ज़्यादा जल्दी होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें गर्भधारण से लेके जन्म तक की बात करो तो उन 9 माह में ही एक कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, आपने देखा हो तो भाई 2.5-3 किलो का बच्चा होता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। भाई बेसिक स्ट्रक्चर तो होता है ना, आंखें हैं अपनी जगह पे, कान है, हाथ है, पैर है, सब अपनी जगह पे है, ठीक है। तो उन 9 माह में ही कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आप जन्म के बाद देखते हो बच्चे में कैसे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और अप टू
18 ईयर्स, ठीक है, लगभग 18 वर्ष, जिसे हम किशोरावस्था का अंत मानते हैं, बहुत सारे परिवर्तन एक तीव्र गति से किसी भी मनुष्य में होते हैं। तो गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक का जो काल है उसका अलग से डिटेल में अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा में? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में। इसमें और इसमें कॉमन तो है, क्योंकि इसमें भी इस काल का अध्ययन तो होता है, लेकिन इसमें क्योंकि पूरा लाइफ टाइम का अध्ययन हो रहा है तो यहाँ उतना डिटेल से किसी पार्ट को नहीं पढ़ा जाता है, सबको एक कॉमन मैनर में पढ़ा जाता है। यहाँ पर गर्भधारण से लेके 18 वर्ष तक के काल को बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? एक मिनट रुको अब। हाँ, नेक्स्ट ब्रांच का नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब वास्तव में अभी अभी हमने देखा कि व्यवहार का एक पक्ष कौन सा होता है? संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा है हमने अभी अभी। वहाँ पर कई सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, उनका नाम पढ़ा है हमने। ठीक है, जब हम बात करते हैं सामान्य मनोविज्ञान की, तो यहाँ पर भी कुछ हद तक, क्योंकि व्यवहार का हिस्सा है, तो उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अन्य प्रक्रियाओं से ज़्यादा महत्व रखती हैं। जो मस्तिष्क की क्रिया प्रणाली है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, इसको और डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया? एक नई ब्रांच बनाई, एक नई शाखा बनाई, जिसका नाम क्या रखा? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो नाम से क्लियर है कि इस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर शोध और अध्ययन गहनता से किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि साइकोलॉजी में प्रयोगों की शुरुआत कब से हुई? 1879 से। ठीक है, किसने की? विल्हेम वुंट ने की। ठीक है, तो उस समय से प्रयोग शुरू हुए और उसके बाद बहुत सारे प्रयोग मनोविज्ञान में समय समय पर किए गए हैं। जब आगे हम अपना सिलेबस पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लर्निंग के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ेंगे, सबने लर्निंग पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, और सिर्फ वो ही नहीं, आपका सिलेबस में तो साइकोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं दैहिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच भी है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उस ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने के लिए, इसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए एनिमल्स पर, जो अन्य पशु हैं, जैसे खासकर रैट पर और मंकी पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। जैसे किसी एक पार्ट को, हाइपोथैलेमस के एक पर्टिकुलर पार्ट पर लेजन लगाया गया, लेजन यानी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, कट लगाया गया, फिर देखा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो कुछ चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ी गई हैं। जैसे हमारी जो ईटिंग की हमारी टेंडेंसी है, खाना खाने की, भोजन करने की प्रवृत्ति है, क्या लगता है तुमको, उसका ब्रेन से कोई कनेक्शन है या नहीं है? ऐसे ही बस भूख लगती है खा लेते हैं? है। ठीक है, तो यहाँ बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उसका रोल होता है हमारी ईटिंग टेंडेंसी में। ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है और थोड़ा जितना भी आप भूख होती है आप खाते हो और आप रुक जाते हो। भाई खाते ही क्यों नहीं जाते? कि भाई एक दिन बैठ करके खा लेते हैं, फिर अगले 5 दिन नहीं खाएं, ऐसा चलता है क्या? ऐसा स्टोरेज संभव नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस में, जिससे हमें भूख का एहसास होता है कि हाँ भूख लगी है, तो वो सिग्नल देता है हमारे बॉडी को कि भैया आपको चाहिए। ठीक है, हम कंट्रोल करते हैं थोड़ी देर, लेकिन ऐसा होता है ना कई बार कि भाई अब तो, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसी भूख लगी कि अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रही। क्यों? आपका हाइपोथैलेमस बहुत बार सिग्नल दे रहा है, तुमको लग रही होगी अभी भूख, सबको है ना, सुबह से बैठे हो। और
उसके बाद में एक दूसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस में ही, जो आपको सिग्नल देता है भैया बस आज की टंकी फुल, अब और मत ठूस, ठीक है, हो गया आज का फुल हो गया। तो ये चीज कैसे पता चली कि रैट के हाइपोथैलेमस के पर्टिकुलर पार्ट पर लेजन किया गया, ठीक है, और वो लेजन करने से क्या हुआ कि चूहे को भूख ही ना लगे, ठीक है, वो कुछ खा नहीं रहा, चले जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन क्योंकि हाइपोथैलेमस के उस विशेष पार्ट पर एक कट लगा दिया गया तो सिग्नल आ ही नहीं रहा उसके पास आगे, वो कुछ खाए ही नहीं, उसको भूख ही ना लगे। ऐसे ही दूसरा जो पार्ट था, दो हिस्से होते हैं, वेंट्रल और लेटरल करके होते हैं, उसमें मत जाओ, बस हाइपोथैलेमस के पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट था, उस पर लेजन किया गया, तो क्या हुआ कि उसका पेट भर गया, उसको ये नहीं पता चल रहा, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब सोचो कोई खाए ही जाएगा, उसको एहसास ही नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया, तो क्या स्थिति आएगी, फूलेगा अल्टीमेटली। अगर सच में ऐसी स्थिति हो तो बॉडी जो है उसका पेट स्टमक फूलेगा, और एक लिमिट आती है कि वो बर्स्ट तक हो जाता है। तो चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेचारे के साथ ऐसा किया कि उसका पूरा बॉडी ही क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जस्ट एक एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, सिर्फ नाम के लिए ही हम कहते हैं कि विज्ञान है, वास्तव में साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और ये वास्तव में वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के जितने भी प्रयोग अब तक हुए हैं, शुरुआत से लेके जिस समय पर पढ़ा जा रहा है तब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन सब प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शाखा है दैहिक मनोविज्ञान। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई भूख का ब्रेन की फंक्शनिंग से क्या कनेक्शन है, ये दैहिक मनोविज्ञान का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो स्लीप, तो हमारी जितनी भी दैहिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे आपकी बॉडीली प्रोसेसेस जिनको कहते हैं, आपका रेस्पिरेशन या श्वसन हुआ, पाचन की प्रक्रिया हुई, डाइजेशन कहते हैं जिसको, नींद हुई, स्लीप भी हमारी बॉडी की एक प्रोसेस है। तो इन सब का डिटेल में अध्ययन किया जाता है कि नर्वस सिस्टम का और इन दैहिक प्रक्रियाओं का आपस में कैसा संबंध है। तो वो पर्टिकुलर ब्रांच क्या कहलाती है, दैहिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। अब दैहिक मनोविज्ञान में अध्ययन हो रहे हैं, अन्य सब में मान लो कि संज्ञानात्मक में भी कुछ छोटे मोटे प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग तरीके के, इधर मान लो सोशल में भी प्रयोग होते हैं। उन सब तरीके के प्रयोगों को कहाँ अलग से अध्ययन किया जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में। फिर एक ब्रांच लिखी है मैंने, परा मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। ये ऐसी शाखा है जिसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण या अति इंद्रिय घटनाएं, उनका अध्ययन होता है। अब अति इंद्रिय घटनाएं क्या होती है, जैसे अपने यहाँ होता है ना, बाबा जी भर गए, ये आ गया, वो आ गया, होता है ना गाँवों में कई जगह पर, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है, अतीन्द्रिय घटनाएं जिनका साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है सीधे सीधे, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। कई जगह हॉन्टेड मानी जाती है, भूत प्रेत आदि माने जाते हैं, कि जैसे अपने यहाँ भानगढ़ है, ठीक है, तो आज भी कहा जाता है कि भाई वहाँ रात को नहीं रुक सकते। तो कई बार रिसर्चर आते हैं बाहर के भी, फॉरेन कंट्रीज से भी भानगढ़ में कई बार लोग आए हैं जो वहाँ पर अपने तरीके से रिसर्च करके गए। और ऐसा नहीं कि अपने यहाँ ही हैं, ऐसी अमेरिका में भी ऐसी जगह हैं जिनको हॉन्टेड माना जाता है, ठीक है, सब जगह पर है, कोई भी जगह हो। तो उन सारी प्रक्रियाओं का, जिनको हम एक प्रकार से बिहाइंड साइंस मानते हैं कि भाई सीधे सीधे विज्ञान का कोई तथ्य या कोई लॉजिक वहाँ पर लागू नहीं होता है, तो उन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है साइकोलॉजी में, पैरासाइकोलॉजी। तो भूत प्रेत हुए, आत्माएं हुई, जहाँ से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी ना आत्मा के अध्ययन से, उस आत्मा को आज किस शाखा में पढ़ा जाता है, पैरासाइकोलॉजी में, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस कौन सी हैं, थ्योरेटिकल ब्रांचेस, सिद्धांतिक शाखाएं। अब इन अलग अलग शाखाओं में अलग अलग शोध हो रहे हैं, साथ में सिद्धांत भी बन रहे हैं। अब उन शोधों और सिद्धांतों का सहारा लेके विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तब कौन सी शाखाएं आती हैं, अनुप्रयोग। पहली शाखा है यहाँ पर नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। अनुप्रयुक्त शाखाओं में सबसे फेमस शाखा कौन सी है, नैदानिक मनोविज्ञान है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, तो अभी हमने यहाँ एक ब्रांच पढ़ी थी, एबनॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको कहा कि असामान्य रोगियों का या जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर लोग हैं उनका अध्ययन यहाँ किया जाता है। अब उनके अध्ययन को करके
लागू किया जाता है मनोविज्ञान को उनके उपचार में, ठीक है। जो कुछ भी पता लगा उसके आधार पर क्या किया जाता है, उन रोगियों का उपचार यानी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मनोरोगियों का ट्रीटमेंट जो है वो किस शाखा का हिस्सा है, नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक है। और हमारे इंडिया में या इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो स्पेशलाइजेशन होते हैं साइकोलॉजी में वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होते हैं। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आगे स्पेशलाइजेशन, जैसे हम लोग पीजी में प्रीवियस में तो कॉमन पेपर पढ़ते हैं, फाइनल में स्पेशलाइजेशन होता है। तो मेरा भी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी का है। इंडिया में मोर देन 30% लोगों का स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है। उसका एक रीज़न होता है कि ये ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे डेप्थ में साइकोलॉजी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि डेप्थ में पढ़ा जा रहा है साइकोलॉजी, इस कारण से ये ब्रांच वाले लोग और कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। हम यहाँ भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने सिर्फ स्पोर्ट्स पढ़ा है वो क्लिनिकल में काम नहीं कर सकता, जिसने सिर्फ स्पोर्ट्स पढ़ा है वो लीगल में काम नहीं कर सकता। सबसे डेप्थ में साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही लागू होता है, इसलिए ये ब्रांच सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली ब्रांच है, या सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस जो होते हैं वो इस शाखा में होते हैं, ठीक है। सेकेंड ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सिंपल सी बात है कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्लासरूम में बच्चों की लर्निंग जो है, ठीक है, बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया जो है उसे और अच्छी करने के लिए, या जो शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया है उसे बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजी का यूज होता है। कौन सी ब्रांच में, शिक्षा मनोविज्ञान में। देन आती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, संगठनात्मक मनोविज्ञान। इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी इसी को कहते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो उद्योग या संगठन में मनोविज्ञान का लागू करना। एमएनसीज का नाम सुना है तुमने, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं कि भाई जब बहुत सारे लोग काम करेंगे और एक हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, कोई किसी का बॉस है फिर उसका बॉस है, तो कई बार खींचतान हो सकती है ना कि बॉस ने ऐसे कह दिया तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस पर आ गए, स्ट्राइक पे आ गए, या हम काम नहीं करेंगे, या आपस में किसी पर्सनल तरीके की समस्या, या किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन की समस्या है कि जॉब तो कर रहा है लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है। तो इसलिए एमएनसीज में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं ताकि वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, वहाँ की उत्पादकता को बढ़ा सके। कि आपसी कोई झगड़े वगड़े हो रहे हैं, किसी का किसी से बैलेंस नहीं बैठ रहा, तो बीच में कौन इंटरफेयर करता है, फिर साइकोलॉजिस्ट। किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है अपने काम को लेकर के, तो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सारे काम कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट। तो संगठन में, उद्योगों में मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को लागू करते हुए कार्य करते हैं, और वो शाखा ही क्या कहलाती है, संगठनात्मक मनोविज्ञान। फिर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा मनोविज्ञान। स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलते हैं, एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स को चूज करते हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल टीम्स होती है, भाई उनका तो प्रोफेशन ही होता है ना। भाई बच्चे तो ऐसे चलो खेल रहे हैं, अपनी मस्त एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एज अ प्रोफेशन भी स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, सोच के देखो कि उनके ऊपर कितना बर्डन होता है जब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं, ठीक है। हम तो अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कितना बर्डन होता है। वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, वो तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सारा देश जीतता है, हमारा चाहता है कि हमारा वाला ही जीत के आए। कौन चाहता है कि चलो हार जाए अपने, तो आज कोई बात नहीं। सब चाहते हैं कि यार अपनी टीम जीत के आए, या अपना आदमी ओलंपिक्स में जीते, या कोई पर्टिकुलर गेम है वहाँ पर जीते। तो ये थॉट के कारण उनकी जो लाइफ में है, उनकी परफॉर्मेंस में है, स्ट्रेस का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो तुम जैसे मान लो क्रिकेट के तुम मैच देखते होगे जब, क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही देखा जाता है, तो बीच में किसी को इंजरी हो जाती है, ठीक है, फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर कौन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। सबने देखा है ना, हर प्लेयर का अपनी जो
टीम है इंटरनेशनल, हर प्लेयर का क्या होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट का काम तो ग्राउंड पे दिख जाता है, क्योंकि जैसे ही इंजरी हुई तो भागा भागा कौन आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है। लेकिन वास्तव में हर प्लेयर का एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। साइकोलॉजिस्ट का काम बाहर ग्राउंड पे नहीं दिखता है, लेकिन उन प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, उनको समय समय पर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनकी परफॉर्मेंस, अगर मान लो कोई खूब अपनी मेहनत कर रहा है, खूब अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी परफॉर्मेंस बेकार जा रही है, तो उसको भी नेगेटिविटी आती है, उसको भी फ्रस्ट्रेशन होता है। कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अल्टीमेटली इंसान ही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो उनके साथ काम करते हैं वो होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखनी कि स्पोर्ट्स के एरिया में भी साइकोलॉजिस्ट अपना योगदान देते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहे, उनको तनाव से, कुंठा से मुक्ति मिले, इसके लिए वो उनके साथ कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। सेम केस है, जैसे हमने स्पोर्ट्स पर्सन की बात करी, ऐसे ही मिलिट्री में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। अब ये सारी में ना आपके इमेजिनेशन का रोल होता है, आप कितना इमेजिन कर पाते हो। आज हम अपना जीवन जी रहे तो भी हम किसी ना किसी तरीके से परेशान ही रहते हैं, सबके सब, ठीक है। उनके लिए सोच के देखो कि फैमिली से तो दूर ही रहना है, पता है, हमेशा ही, ठीक है, जीवन भर दूरी रहना है, बीच में थोड़े थोड़े दिन मिलती है मुश्किल से छुट्टियां, ठीक है। और रहना भी कहाँ है, बॉर्डर पे रहना है, ठीक है। फिर बंदूकें चल रही है, फिर वो साथी मारा गया, कभी ये हो रहा है। उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस होता होगा, कितनी। और फिर कभी कभी वहां भी क्या होता है कि ऑफिसर और जो सैनिक होते हैं उनकी कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो डीलिंग है ऑफिसर की, कभी कभी वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो पढ़ते होगे न्यूज़पेपर में कि भाई इस सैनिक ने आत्महत्या की, इस ऑफिसर ने आत्महत्या की, ठीक है। कई सारे केसेस आते हैं मिलिट्री को लेकर के, जहां पर उनमें भी बहुत नेगेटिविटी, बहुत फ्रस्ट्रेशन अराइज हो जाती है। तो वहां पर सब अच्छा करने के लिए, काउंसिल करने के लिए वहां भी क्या होते हैं, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर आता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। टीवी देखते हो, टीवी देखते हो क्या? अरे रेगुलर नहीं, कभी कभी, रेगुलर तो आजकल कोई नहीं देखता। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है, ठीक है, हाँ, क्रिमिनल केस जब भी होते हैं, आपने कोई वेब सीरीज, टीवी सीरियल कुछ ना कुछ देखे होंगे, तो जो सबूत होते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है, फोरेंसिक लैब में, ठीक है, कि भैया ये बाल मिला है, ठीक है, ये चीज मिली है, ये फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, कहाँ उनको, नाम तुमने वहां सुना होगा, इसलिए कह रही हूं मैं कि भाई ये चीज को कहाँ भेजो, फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजो, लैब में भेजो। वहाँ फोरेंसिक लैब में जो काम करते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फोरेंसिक भी एक स्पेशलाइजेशन है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो डीएनए ट्रेसिंग करना, फिंगरप्रिंट्स की पहचान करना, किसी चीज को, बॉडी को जो उसका हम कहें स्थिति है, उसके आधार पर उसके फोरेंसिक ट्रेसेस को फाइंड आउट करना, ये सारा काम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का होता है। यानी कुल मिला के अपराध के क्षेत्र में जो सबूतों की खोजबीन है, जांच पड़ताल है, वो काम कौन करते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। यानी फोरेंसिक में भी साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है। फिर आता है लीगल साइकोलॉजी, कानून मनोविज्ञान, या जुडिशियल साइकोलॉजी कह सकते हैं इसको। तो जो हमारे कहें कि क्राइम के बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है जुडिशरी का होता है, ठीक है, कि जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट में लेके जाया जाता है, ठीक है। अब कोर्ट में अपराधी है तो विटनेस भी आते हैं वहां पर, ठीक है, कि भाई ये आई विटनेस है, इसने ये देखा, इसने ये कहा। अपराधी से भी उसका पूछा जाता है भाई वो वास्तव में अक्यूज जो है वो वास्तव में क्रिमिनल है या नहीं है, ठीक है। बड़ी सारी प्रोसेस होती है। अब हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लीगल सेक्टर में साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई इक्का दुक्का भी रेयर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा ज्यूरी बैठती है हमेशा कोर्ट में। कभी हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखोगे ना तो सिंगल जज कभी भी नहीं दिखाते। वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, ज्यूरी का सिस्टम होता है, 8-10 लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसको भी साथ में वो कटघरे में खड़े करने वाला सिस्टम भी नहीं होता है, ठीक है। जो अक्यूज होता है वो भी वहाँ चेयर पे ही बैठा होता है, लॉयर्स भी चेयर पे बैठे होते हैं, और वो पूरी ज्यूरी एक टेबल के इर्द गिर्द बैठी होती है। तो उस ज्यूरी में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है कि जो अक्यूज है वो जो बातें कह रहा है, आई विटनेस जो है वो जो बातें कह रहे हैं,
उन बातों में कितनी सत्यता है वो अपने आधार पर एनालिसिस करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उनकी आंखों की जो मूवमेंट है उसको देख करके, बॉडी का जो पोस्चर है या जो साउंड है उसका वो किस तरीके से निकल रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है नहीं है, इन सब के आधार पर वो पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति जो बात कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है या सत्यता नहीं है। तो वहाँ के जो जज होते हैं जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले साइकोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट जो है उसको भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लीगल सिस्टम में जो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, लीगल साइकोलॉजिस्ट। तो ये भी एक एरिया हो गया लीगल साइकोलॉजी। सिमिलरली एक बहुत नया एरिया है जिसका नाम है फैशन साइकोलॉजी। फैशन जो है अपने आप में एक प्रोफेशन है आज के समय में। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा फैशन जो है ट्रेंड में आ रहा है, कैसे नई डिज़ाइन बनानी है, तो उन फैशन जो आपके ये होते हैं ना डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी कई बार साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। अगेन ये हमारे कंट्री में कॉमन नहीं है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये भी एक नए ब्रांच के रूप में आ रहा है। फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी बहुत कॉमन है, ये हमारे कंट्री में भी यूज़ में होता है। उपभोक्ता मनोविज्ञान, कोई भी कंपनी होती है कोई नया प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, ठीक है, तो वो ये जब नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है उसका जो कैसा दिखना चाहिए प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग कैसे की जानी है, इस सब के दौरान साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है। एडवर्टाइजमेंट कैसा बनाना है, कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा लोगों पर। देखोगे तुम कि मैगी की ऐड में बच्चों को ही ज़्यादा लिया जाता है। इस यूज़ ऑफ साइकोलॉजी है कि भैया सबसे ज़्यादा मैगी खाने के लिए किसको बुलाना है, हमको बच्चों को बुलाना है। और बच्चा किसको देख करके डिमांड करेगा, कोई बड़ा खा रहा हो तो इतना जल्दी डिमांड नहीं करेगा, बच्चे को देख करके डिमांड करेगा कि हाँ उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ब्रेन पर उस बच्चे को देख के पड़ेगा। तो ये भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं। एडवर्टीजमेंट कहाँ देना है, जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन आदि में कौन सी जगह पर एडवर्टीजमेंट का सबसे ज़्यादा असर होता है, किस कलर कॉम्बिनेशन का असर होता है, इन सब पर भी साइकोलॉजी में रिसर्च हो चुका है और ये सारी चीज़ें कंज्यूमर साइकोलॉजी में उपयोग में ली जाती हैं। ठीक है, देन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, वातावरणीय मनोविज्ञान। तो मनुष्य का और वातावरण का जो संबंध है वो ऑब्वियसली बहुत गहरा है। हम वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, वातावरण हम पर। यहाँ पर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, तो इन सब का मनुष्य के व्यवहार पर जो प्रभाव है उसका अध्ययन अलग से वातावरणीय मनोविज्ञान में होता है और कैसे हम किस प्रकार के वातावरण में अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जैसे एक बात कही जाती है कि भाई क्लाइमेट का असर होता है, ठीक है ना, कि जो एक विशेष प्रकार के प्रदेशों में रहते हैं लोग वो ज़्यादा मेहनती होते हैं और किसी दूसरे प्रदेश में रहने वाले कम मेहनती होते हैं, ऐसे भी रिसर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो वातावरण को कैसे अच्छा बनाया जाए इस बारे में भी काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेट किया जाता है मनुष्य के व्यवहार को, वो सब वातावरणीय मनोविज्ञान का हिस्सा है। ठीक है, अब ये सब में से कोई भी नाम कभी भी तुम्हारे पेपर में लिंक हो सकता है, इसलिए जस्ट आपको नाम से ही लिंक करना है। आज जाओगे जब क्लास के बाद तो खुद ही उठा के देखना कि हाँ सामाजिक मनोविज्ञान में क्या बताया था। एक एक लाइन ही याद रखनी है, कोई बहुत ज़्यादा रटने की चीज़ है नहीं। अगर तुम कनेक्ट कर लोगे अभी तो अभी की अभी याद हो गए ये सारे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन किस लिए पढ़ा हमने कि आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकल ब्रांचेस कौन सी हैं और अप्लाइड ब्रांचेस कौन सी हैं। चलें अब आगे, हेडिंग डालो, मनोविज्ञान के संप्रदाय।